अस्पताल के उस ठंडे कमरे में बैठा मिलन दीवार को खाली नजरों से देख रहा था। सामने मशीनों की हल्की आवाजें गूंज रही थी और अंदर ऑपरेशन रूम में शगुन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह दूसरी बार उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों के चेहरे पर छिपी चिंता मिलन के दिल को और बेचैन कर रही थी। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे, जैसे कोई पुराना डर उसके रगों में फिर से जाग उठा हो। और तभी उसके दिमाग में बचपन की धुंधली पर दर्दनाक यादें एक-एक करके उभरने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म अचानक फिर से चल पड़ी हो। उसे याद आया वो दिन जब उसका जन्म हुआ था और उसी पल उसकी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसे बताया गया था कि उसके पिताश्री भी उसी हादसे में खत्म हो गए थे। एक ऐसा हादसा जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि किस्मत का क्रूर खेल था। उसके पिताश्री उसकी मां को लेकर एक सरकारी अस्पताल जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, रात गहरी थी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को असंतुलित कर दिया। गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आ रही कार से टकरा गई थी। वह कार नानी जी की थी। टक्कर इतनी जोरदार की थी कि उसके पिताजी ने वहीं दम तोड़ दिया था, जबकि उसकी मां दर्द से तड़पती रही। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दर्द और खामोशी के बीच मिलन ने इस दुनिया में पहला कदम रखा। लेकिन उसी पल उसकी मां की सांसें हमेशा के लिए थम गई, जैसे जिंदगी ने उसे जन्म देते ही अपने हाथ खींच लिए हों। वह परिवार बहुत गरीब था। एक छोटे से गांव से भागकर आए थे। अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें जीने का मौका ही नहीं दिया। नानी जी ने जब उस मासूम को अपनी बाहों में ले लिया था, तो जैसे उनके दिल में एक अजीब सा अपनापन जाग गया था। उन्होंने पूरी सच्चाई जानने के लिए उस परिवार की खोज करवाई। पता चला कि वे लोग बहुत साधारण और गरीब थे और अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं बचा था। उस दिन नानी जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उनका अपना खून हो। उन्होंने उसे पाला, उसे कभी ये एहसास ना होने दिया कि उसके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता था। एक दिन उन्होंने खुद मिलन को उसकी पूरी कहानी बता दी थी, यहाँ तक कि उसे उसके गाँव जाने की भी इजाज़त दी थी। मगर मिलन का दिल अब कहीं और नहीं लगता था। वह नानी जी से इतना जुड़ चुका था कि उसने वहीं रहना चुना। वहीं उसका घर था, वही उसका सब कुछ था। और आज जब अस्पताल की उसी ठंडी हवा में बैठा, वह शगुन के लिए डर रहा था, तो उसे लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई अदृश्य साया उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी आंखें बार-बार उस दरवाजे पर टिक जाती, जिसके पीछे शगुन दर्द से लड़ रही थी। उसके कानों में अपनी माँ की आखिरी सांसों की गूंज सुनाई देने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को समझा रहा था कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में एक डर था, एक अनकहा डर, कहीं किस्मत फिर से वही खेल न खेल दे। और इसी डर और यादों के बीच बैठा मिलन उस दरवाजे को देखता रहा, जैसे वहां से सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया लौट कर आने वाली हो। मिलन अपना पसंदीदा परफ्यूम लेने मॉल में मौजूद था। अभी वो परफ्यूम पैक करवा कर जा ही रहा था कि उसकी नज़र वहां पड़े सिनेमा हॉल के सामने खड़ी शगुन पर गई। वह कॉलेज की अपनी दोस्तों के साथ यहाँ खड़ी थी। उसकी दोस्तों ने और उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वह कॉलेज से बंक करके फिल्म देखने यहाँ आई हुई थी। मिलन का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसकी आवाज जैसे ही शगुन के कानों में पड़ी, वह सन्न रह गई। मिलन का चेहरा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हो। बहुत मुश्किल से कदम उठाती वो मिलन के पास आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के बहाने तुम ये सब करने आती हो? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग आसानी से सुन सकते थे। इतनी बेइज्जती पर शगुन का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। आप अभी चले जाइए मिलन जी, मैं भी जा रही हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम मुझे कह रही हो कि मैं चला जाऊँ? उसने भौवें चढ़ाकर ऊंची आवाज में पूछा। जी प्लीज कोई तमाशा मत कीजिए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अब तुम्हें लोगों का ख्याल है, लोग तुम्हें इस कॉलेज के ड्रेस में यहाँ देख चुके हैं और न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। मैं पिताश्री से बात कर लूंगी, उसके मुंह से अचानक निकल गया। मिलन को ये बात सबके सामने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। शगुन अब बड़ी हो चुकी थी, अब उसे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं थी। अपनी बात पूरी करके शगुन अपनी दोस्तों की तरफ बढ़ गई। अब मिलन का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था।
उसने शगुन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी उंगलियां शगुन के हाथ में कस गई, जिससे उसे दर्द महसूस हुआ। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। जब मैं कह रहा हूँ तो यहीं रुको। क्या मैं पागल हूँ? अभी के अभी तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम्हें परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है, मगर मुझे है। वह जोर से बोला। आसपास के लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग तो इस दृश्य को मजे लेकर भी देख रहे थे। शगुन की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसकी दोस्त भी वहां से जा चुकी थी, ताकि उन्हें बदनामी से बचाया जा सके। मिलन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मिलन भैया, मैं चल रही हूँ, प्लीज रुकिए। वह 2 बार गिरते गिरते बची। इस वक्त अपनी जुबान बंद रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने उंगली उठाकर उसे डांटा। शगुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़े सुरक्षा अधिकारी ने यह सब देखा तो उनके पास आया। मैडम, अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं तो हमें बताइए। शगुन घबरा गई। आप इस तरह किसी को सार्वजनिक जगह पर जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये गलत है और लोग परेशान हो रहे हैं। तुम मुझे सिखाओगे सार्वजनिक जगह पर क्या करना है? मैं तुम्हारा वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मिलन ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकालकर दिखाया, जिस पर विशेष अधिकारी मिलन लिखा हुआ था। सॉरी सर। उसने तुरंत सलाम किया, लेकिन मिलन उसकी तरफ देखे बिना शगुन को खींचते हुए अपने साथ ले गया। पार्किंग में पहुंचकर उसने शगुन को आगे वाली सीट पर बिठाया। उसे शगुन का चेहरा देखकर और भी गुस्सा आ रहा था। अभी के अभी ये लिपस्टिक साफ करो। उसने टिश्यू का डिब्बा उसकी तरफ फेंका। शगुन ने तुरंत लिपस्टिक और मेकअप साफ कर लिया। ये बाल भी ठीक करो। बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम कॉलेज की लड़की हो। न जाने कितनी बार तुमने ऐसा कॉलेज बंक किया होगा, उसने गुस्से में कहा। शगुन ने अपने बाल ठीक किए और क्लिप लगाकर बांध लिए। ये पहली बार था। उसने दर्द से कहा, तुम घर जाकर चुप रहोगी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि घर में शादी का माहौल है। लेकिन ये मत समझना, तुम्हारी वजह से नहीं बता रहा। मैं परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आज के बाद तुम्हारी हर गतिविधि पर मेरी नजर रहेगी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। शगुन ने अपने आंसू छुपाते हुए रोना शुरू कर दिया। रोना बंद करो। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं बैठा हूँ। अगर चुप नहीं हुई तो बीच सड़क पर उतार दूंगा। उसकी बात सुनकर शगुन तुरंत चुप हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। आज रिवांश के ससुराल में मेहंदी का कार्यक्रम था। सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। शगुन को भी तैयार होना था। मिलन को नानी जी के कहने पर शगुन को लेने जाना पड़ा था। जब शगुन बाहर आई तो मिलन ने एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा गौर से देखने लगा। उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने सिर से पांव तक शगुन को देखा। उसने हल्के पीले रंग की कुर्ती और घेरदार लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मिलन का ध्यान उसकी खुली कमर पर गया। दुपट्टा उसने हाथ में लिया हुआ था, जिसके उसकी कमर दिख रही थी। तुमने क्या पहना है? क्या ये लहंगा है? शगुन ने मासूमियत से कहा। मिलन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह दर्द से सिसक उठी। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी कमर दिख रही है। मुझे तो नहीं दिखा, उसने कहा, लेकिन मुझे दिख गया है और दूसरों को भी आराम से दिख जाएगा। और मैं तुम्हें रोकता नहीं तो ये दुपट्टा भी सही से नहीं लिया है। मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, उसने जल्दी से कहा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हारी कमर पर जो तिल है वह भी साफ दिख रहे हैं। शगुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरे पास और कपड़े नहीं है, मुझे शादी में जाना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चुप हो जाओ, मिलन झुंझलाया। फिर उसने अपना कोट उतारकर उसे पहनाया, जिसे वो पूरी तरह ढक गई। चलो अब, उसने उसे गाड़ी में बिठाया और मोड़ ले गया। मैं यहीं बैठ जाती हूँ, आप ले आइए, उसने कहा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? दिमाग सही है तुम्हारा? उसने ताना मारा। वह उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले गया। शगुन सिर झुकाकर चल रही थी। मिलन ने जल्दी से दुकान में जाकर कपड़े देखने शुरू किए और उसकी नज़र एक हल्के पीले रंग की लंबी फ्रॉक पर गई, जो बहुत सुंदर थी। उसने वही ड्रेस ली और शगुन को बदलने भेजा। थोड़ी देर के बाद जब शगुन बाहर आई तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। मिलन ने पैसे दिए और उसे लेकर जल्दी बाहर आया। चलते समय शगुन का पैर फ्रॉक में उलझा तो उसने मिलन का सहारा लिया। मिलन ने उसकी फ्रॉक संभालती ताकि वह आसानी से चल सके। दोनों गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम के लिए निकल गए। संचित, जो मिलन से जलता था, उसने ये सब कुछ देख लिया और मौका तलाशने लगा ताकि मिलन की बदनामी कर सके। वह चुपचाप अंदर गया। उधर शगुन बाथरूम में गई थी। दरवाजा बंद था मगर लॉक नहीं था। संचित ने चुपके से बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। शगुन अंदर नानी जी की शॉल ढूंढने लगी, क्योंकि उसे लगा बाहर ठंड है, जब वो खुद ही शॉल लेने आ चुकी थी।
तो इस वॉशरूम के अंदर कोई और भी मौजूद था। अंदर से अचानक शावर की आवाज़ आई तो शगुन चौंक गई, यानी कोई नहा रहा था। तभी पर्दा हटा मिलन तौलिया पहने बाहर आया तो शगुन की जोर से चीख निकल गई। उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वह गुस्से में बोला। मैं जा रही हूँ। वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने बेबस होकर हैंडल घुमाने की कोशिश की। क्या हुआ? क्यों नहीं खुल रहा दरवाजा? बेवकूफ लड़की, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? वह गुस्से में बोला, क्योंकि उसे जल्दी से शगुन को यहाँ से बाहर भेजना था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। इधर देख लो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, वह झुंझलाकर बोला। मैं नानी जी की शॉल लेने आई थी, शगुन ने हड़बड़ी में कहा। मिलन को अंदाजा नहीं था कोई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसके कमरे में सारे रिश्तेदार तैयार हो रहे थे, इसलिए वह यहाँ नहाने आ गया था। तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। अब ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, पता नहीं कैसे लॉक हो गया। उसने माथा पकड़ लिया। मुझे बाहर जाना है। शगुन घबराई हुई थी। तभी मिलन को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शोर मत करना, उसने सख्ती से कहा। शगुन उनके घर में ही रहती थी। उसकी मौसी की सहेली की गोद ली हुई बेटी थी। यह अनाथ थी। मौसी ने इसे बचपन से ही पाला था। मिलन से सब उससे डरते थे। दोनों गलती से नानी जी के वॉशरूम में बंद हो गए थे, और अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो बड़ी समस्या हो सकती थी, क्योंकि घर में शादी का माहौल था। अब क्या होगा? हम बाहर कैसे निकलेंगे? शगुन डर गई। चुप रहो, यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, उसने डांट कर कहा। शगुन चुप हो गई। कोई है क्या अंदर? संचित ने आवाज लगाई, क्योंकि वह पक्का करना चाहता था। हाँ, मैं हूँ, मिलन ने शगुन के पास खड़े होकर कहा। शगुन की आवाज डर के कारण निकल ही नहीं रही थी। संचित कुछ पल रुका, क्योंकि उसे शगुन की आवाज भी सुननी थी, ताकि वह सबको बुला सके। तभी अचानक शगुन की नजर सामने छिपकली पर पड़ी और वह जोर से चीख पड़ी। कौन है अंदर? शगुन संचित की हैरान भरी आवाज आई और वह तुरंत सबको बुलाने लग गया। ये क्या किया तुमने? मिलन गुस्से में बोला और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर शगुन का दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ ही देर में सारे घर वाले वहां आ गए। संचित ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो मिलन और शगुन बाहर निकले। शगुन को रोते हुए देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें मिलन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों साथ क्या कर रहे थे? शगुन की मौसी ने ऊंची आवाज में पूछा। शगुन इस वक्त हरे रंग के सूट में थी, लेकिन रोने की वजह से उसका मेकअप बिगड़ चुका था और लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे थे। मिलन अभी के अभी जाकर कपड़े बदल कर आओ। नानी जी के कहने पर वापस अंदर गया और कुछ मिनट के बाद कपड़े पहनकर लौट आया। शगुन इतनी नजरें खुद पर महसूस करके नजरें झुका गई। आपके नाती ने क्या कर दिया हमारी अनाथ बच्ची के साथ? उसकी मौसी रोते हुए बोली। शगुन को गले लगा लिया। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देते मिलन, मगर तुमने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम्हें शगुन से शादी करनी होगी। मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सब शगुन की गलती से हुआ है। मिलन गुस्से में बोला, क्योंकि वह अपने चरित्र पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बच्ची को क्यों दोष दे रहे हो? वह नासमझ है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम्हें सोच समझकर काम लेना चाहिए था, घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए था। एक रिश्तेदार बोला। मामा श्री, हम ये बात घर के लोगों में ही सुलझा लेते हैं। मामा श्री बोले। नहीं, बात सबके सामने होगी, हम भी घर वाले हैं। इस अनाथ बच्ची के साथ ऐसा होगा तो बात छिपाई नहीं जाएगी। लक्ष्यराज बोले। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था। नानी जी को लगा कि अभी फैसला लेना जरूरी है। जो भी हुआ है उसकी वजह से हम सब शर्मिंदा हुए हैं। तुम्हें शादी करनी ही होगी, वरना तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं नानी जी? मिलन को झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और शगुन की तरफ बढ़ा। उसने शगुन का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने किया और बोला। बताओ सबको, ये सब गलती से हुआ है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शगुन सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर चुप रही। बोलो शगुन, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मिलन ने गुस्से में कहा। शगुन डर के मारे रोने लगी। बस करो, बच्ची को डराओ मत। मौसी ने उसे अपने तरफ खींच लिया। कल्याणी ने अपनी बहन को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मिलन पर भरोसा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। सब चुप हो जाओ। नानी जी की तेज आवाज पर सब खामोश हो गए। मिलन, अभी और इसी वक्त पंडित जी के आते ही तुम्हारी शादी शगुन से होगी। अगर तुमने मना करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। उनका फैसला अटल था। मिलन गुस्से में खड़ा रह गया, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था। सब जानते थे कि वह शगुन से बहुत प्यार करता है। मुझे मंजूर है,
लेकिन मेरी एक और शर्त है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं और रिवांश की बारात एक ही दिन निकलेगी। रिवांश उसकी बुआ का बेटा था। उसकी शादी 3 दिन बाद थी। सगुन अभी बहुत छोटी है। लक्ष्यराज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मिलन ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आपकी ये अनाथ बच्ची सही है, तो फिर इसे उसी दिन विदा कर दीजिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। उसका फैसला अटल था। ठीक है, शादी कल होगी जब रिवांश की हल्दी होगी। नानी जी ने सोचकर हामी भर ली। वह गुस्से भरी नजर सगुन पर डालकर वहां से चला गया। सब लोग शादी की तैयारी में लग गए और कमरे में सिर्फ कल्याणी, लक्ष्यराज, गीतांजलि, शगुन रह गए। कल्याणी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लक्ष्यराज ने कहा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, ये सब गलतफहमी है। सगुन रोते हुए बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी, ये सब गलती से हुआ है। और वह नानी जी से लिपट कर रोने लगी। नानी जी ने कहा, मुझे भी अपने बच्चों पर भरोसा है, लेकिन बात अब पूरे परिवार में फैल चुकी है और अब यही सही है कि शादी हो जाए। गीतांजलि ने भी उनकी बात पर समर्थन किया। सगुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रात को सगुन मुश्किल से सो पाई थी। उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट महसूस हुई। दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। वह डर से कंबल ओढ़कर लेटी रही। तभी अचानक मिलन ने कंबल खींचकर दूर फेंक दिया और सगुन चीख पड़ी। उसने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। तुम फिर से चीख कर सबको बुलाओगी क्या? उसने गुस्से में कहा। मिलन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आवाज मत निकालना, वरना इस बार सच में मार दूंगा, उसने सख्ती से कहा। अब कोई देख लेगा, सगुन डरते हुए बोली। देख ले, अब तो सब देख ही चुके हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है, उसने ठंडे स्वर में कहा था। प्लीज आप जाइए यहाँ से, सगुन बोली। मैं तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह सीधा खड़ा हो गया। सगुन चाहती थी कि वह जल्दी बात करके चला जाए। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। तुम यहाँ से भाग जाओ, आज ही रात को निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि ये शादी बेवकूफ़ी है। उसकी बात सुनकर सगुन हैरान रह गई। वह उसे भागने के लिए कह रहा था। सब मुझे ही गलत समझेंगे कि मैं भाग गई, सगुन ने धीरे से कहा। तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मिलन गुस्से में बोला। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने बेबस होकर पूछा। कहीं भी जाओ, ये तुम्हारी समस्या है, उसने बेरुखी से कहा। सबको हम पर भरोसा है, नानी जी को भी। हालत की वजह से उन्होंने शादी का फैसला लिया है। सगुन ने समझाने की कोशिश की। तो क्या हालात की वजह से मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर हालात ठीक होने पर तुम्हें छोड़ दूं? शादी कोई खेल नहीं है, वो बोला। मैं क्या करूं? सगुन की आंखों में आंसू भर आए। रोना मत, कहीं तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए और परेशानी ना बन जाए, उसने सख्ती से कहा। उसकी इस खतरनाक धमकी पर सगुन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। घर में जो भी है तुम्हारा ही रहेगा। जब सबका गुस्सा शांत हो जाए तो वापस आ जाना, मिलन ने आसानी से कह दिया। उसके लिए ये कहना बहुत आसान था, लेकिन सगुन के लिए ये सब छोड़कर जाना असंभव था। वह झुझलाकर बोला, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, यानी तुम चाहती हो कि मेरी तुमसे शादी हो जाए? उसने सगुन की आंखों में देखा। उसकी आंखों की सख्ती और गुस्से ने सगुन को अंदर तक हिला दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। पूरी रात है तुम्हारे पास। अगर अपना फैसला बदलना है तो मुझे फोन करना, अगर नहीं बदलना है तो सोच लेना। शादी के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सगुन अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मिलन जैसा इंसान उसकी जिंदगी में आने वाला था। जैसे ही मिलन जाने लगा तो सगुन ने कहा, आप दरवाजे से मत जाइए, कोई देख लेगा तो देख ले, मुझे किसी से डर नहीं है। अब फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए। उसने एक गहरी नजर उस पर डाली और चला गया, जबकि सगुन सिर पकड़कर वहीं बैठी रह गई। अगले दिन मिलन नाश्ते की मेज से उठकर जाने लगा तो नानी जी ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? वह घर में किसी से बात नहीं कर रहा था। उसने कहा, जरूरी काम है, वो शादी की तैयारी के लोगों से बात करनी है। नानी जी ने कहा, ठीक है, तो सगुन को भी कॉलेज छोड़ देना, उसका आज पेपर है। उसने कहा, वह ड्राइवर के साथ चली जाए, मैं बहुत व्यस्त हूँ। नानी जी बोली, ड्राइवर तो बाहर गया हुआ है, तुम ही छोड़ोगे? नहीं तो मैं संचित को कह देती हूँ। उन्होंने जानबूझकर संचित का नाम लिया, क्योंकि वह जानती थी मिलन सगुन को उसके साथ नहीं भेजेगा। मिलन बोला, उसके पास 5 मिनट है, अगर वह 6 मिनट में नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। सगुन ने मजबूरी में अपना नाश्ता छोड़ा और बैग उठाकर चल दी। जाते हुए बोली, आप लोगों ने मुझे रावण के साथ फंसा दिया है, मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने दिया। कल्याणी ने उसे डांटा और कहा, ज्यादा मत बोलो, कॉलेज जाकर कैंटीन में खा लेना।
सगुन गाड़ी में बैठी तो मिलन ने तुरंत गाड़ी चला दी और बोला, ये बाल बांध लो, कितनी बार कहा है मैंने, अगर फिर खुले दिखे तो काट दूंगा। सगुन धीरे से बुदबुदाई, सिर्फ मुझ पर ही हुक्म चलाता है। मिलन ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी। सगुन डर गई और बोली, प्लीज धीरे चलाइए। उसने और तेज कर दी, जिससे सगुन गिरते गिरते बची। वह डर कर बोली, मैं मर जाऊंगी, प्लीज धीरे चलाइए। मिलन और तेज चलाने लगा तो सगुन डर के मारे भगवान को याद करने लगी। फिर मिलन ने अचानक गाड़ी कॉलेज के सामने रोक दी। उतरो, क्या यहीं बैठने का इरादा है, उसने कहा। सगुन ने अपना चेहरा संभाला और बैग लेकर उतर गई, जबकि मिलन वहां से चला गया। उसी दिन उनकी शादी थी और शादी का कार्यक्रम मेहंदी के साथ रखा गया था। एक तरफ शादी की रस्मों के लिए मंडप सजाया गया था, दूसरी तरफ मेहंदी का मंच था। शगुन पीले रंग के कपड़ों में घूंघट ओढ़े फूलों के सजावट के पास बैठी थी। उसके सामने मिलन आकर बैठ चुका था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सहेलियों ने मजाक में शीशा लाकर मिलन को दिया और बोली, जल्दी से अपनी दुल्हन का चेहरा देखिए। मिलन ने झुंझलाकर कहा, मुझे जाना है, ये सब बंद करो, मुझे काम है। उसकी बात से सब चुप हो गए। सगुन ने सिर झुका लिया। यही उसका भाग्य था। माहौल एकदम शांत हो गया। मिलन वहां से उठकर चला गया। कल्याणी सगुन को लेकर अंदर चली गई। उधर संगीता मिलन को बुलाने के लिए कमरे में जा रही थी, तभी अंदर से आती आवाज सुनकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रोक लिया और ध्यान से सुनने लगी। अंदर मिलन फोन पर कह रहा था, हाँ मैं आ जाऊंगा मिलने, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सगुन ये सुनकर चौंक गई। उसने अपना मुंह ढक लिया। वह सोचने लगी कि मिलन इतना बड़ा सच कैसे छुपा रहा है। अगर वह ये बात किसी को बताती तो शायद कोई विश्वास ही नहीं करता। इसलिए वह तुरंत मयूरी को बुलाने लग गई। अब दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगे। मिलन कह रहा था, हाँ मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाऊंगा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा तो आराम से बात करेंगे। सगुन ने मयूरी की तरफ देखा, क्योंकि पहले वह उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर सगुन उसका हाथ पकड़कर सीधे गीतांजलि के कमरे में ले गई, जहां मिलन फोन पर बात कर रहा था। सगुन ने सांस फुलाते हुए कहा, मैंने खुद सुना है। कल्याणी ने माथा पकड़ लिया और बोली, भगवान इस लड़की को समझ दे, ये क्या क्या बोल रही है। गीतांजलि ने तुरंत सगुन का साथ दिया और कहा, अगर इसे शक है तो सुन लेते हैं। कल्याणी ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम क्यों उसकी बातें सुन रही थी, तुम्हारी हरकतों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। सगुन ने कहा, वह किसी लड़की से बात कर रहा था और कह रहा था कि वह उससे प्यार करता है। गीतांजलि ने कहा, शायद कोई जरूरी बात होगी। सगुन बोली, आप मयूरी से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही। गीतांजलि ने मयूरी से पूछा तो वो घबरा गई और बोली, भाभी आप किसकी बातों में आ रही हैं, मिलन ऐसा नहीं है। सगुन ने कहा, आप लोग पूरी शादी करवा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। उसका स्वर मजबूत था। कल्याणी ने उसे डांटा, लेकिन गीतांजलि ने रोका और कहा, अगर इसे शक है तो साफ हो जाएगा। फिर उन्होंने मयूरी से सच बताने को कहा और वह घबराकर सगुन की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि अब क्या जवाब दे। बोलो, मेरी बात पर किसी को भरोसा नहीं है। सगुन रूठे हुए अंदाज में मुंह फुलाकर बोली। मयूरी ने धीरे से कहा, मैंने भी सुना था, वो यही कह रहे थे। आपने सुन लिया ना, ये झूठ नहीं कह रही थी, अब ये शादी नहीं हो सकती। वह जोश में बोल पड़ी। कल्याणी गुस्से में आ गई और बोली, तुम चुप हो जाओ सगुन, वरना मैं अभी चप्पल उठा लूंगी। फिर उन्होंने तुरंत नौकरानी से कहकर मिलन को बुलवा लिया। मिलन कमरे में आया तो उसने सब पर एक तेज नजर डाली। समझ आ गया कि जरूर कोई बात हुई है। गीतांजलि ने सीधा पूछा, तुम किससे फोन पर बात कर रहे थे, क्यों? मिलन बोलो, माँ आप ये सवाल सबके सामने क्यों पूछ रही हैं? वह काम का फोन था। सगुन ने तुरंत बोल दिया, किसी लड़की से बात कर रहे थे। फिर अपनी माँ के गुस्से को देखकर चुप हो गई। मिलन ने गुस्से से कहा, किसने सुना मेरी बातें, पहले ये बताओ, फिर मैं जवाब दूंगा। मयूरी डर गई, क्योंकि उसे पता था अब मुसीबत होगी। मिलन बोला, दिखाओ मुझे किसने क्या सुना। फिर उसने अपना फोन दिखाया और बोला, मैं एक संस्था की बच्ची से बात कर रहा था, वहाँ आज छोटा सा कार्यक्रम है, फोन में नंबर भी है, उसी नाम से सेव था। सगुन के शब्द अटक गए। गीतांजलि ने बात संभालते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, छोटी सी गलतफहमी है, दूर हो गई। लेकिन मिलन गुस्से में बोला, ये गलतफहमी नहीं है, ये मेरे चरित्र पर उंगली उठाना है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। कल्याणी ने कहा, सगुन नासमझ है। मिलन बोला, ये नासमझी नहीं है, ये बहुत गलत बात है। किसी की बातें छुपकर सुनना और फिर शिकायत करना, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। वह सगुन की तरफ बढ़ा तो सगुन डर से कांप गई। फिर उसने मयूरी को भी डांटा और कहा, तुम भी इसमें शामिल हो।
तुम्हारी जेब खर्च और बाहर जाना बंद। मयूरी ने बेबस होकर शगुन की तरफ देखा, लेकिन वह सिर झुकाए खड़ी रही। मिलन ने शगुन से कहा, तुम्हें मैं ठीक करके रखूंगा। आज से तुम्हारा मोबाइल बंद। ये सब जो नाटक तुम सीख रही हो, अब तुम्हें ही भारी पड़ेगा। उसने सख्त आवाज में कहा। आज विदाई का दिन था, रिवांश और मिलन की बारात का दिन था। शगुन के लाख मना करने के बाद भी वह इस समय मिलन के कमरे में थी। वह अपनी माँ से बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है। मैं यहाँ कैसे सोऊंगी, यहाँ तो नाइट लाइट भी नहीं है। ये उसकी आखिरी कोशिश थी। कल्याणी ने कहा, शगुन तुम समझ जाओ, मिलन बहुत अच्छा लड़का है, उसकी कदर करो। अब तुम्हें उसी के साथ रहना है। शगुन बोली, वो मुझे मार देंगे। आपने देखा नहीं वो मुझे कितना नापसंद करते हैं। कल्याणी ने कहा, वे तुम्हारी बेवजह की हरकतों को नापसंद करते हैं। अगर तुम ठीक रहोगी तो वह भी कुछ नहीं कहेंगे। शगुन बोली, उन्हें सिर्फ मुझे डांटना आता है। तभी दरवाजा खटखटाया गया और कल्याणी कमरे से चली गई। मिलन अंदर आया तो उसने शगुन को घूंघट में बैठे देखा। उसने ध्यान से उसे देखा। आज पहली बार उसकी नज़र शगुन की खूबसूरती पर गई। वह लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। वह उसके पास बैठ गया। शगुन ने धीरे से कहा, क्या मैं ये घूंघट हटा दूं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिलन ने हाँ कहा तो उसने घूंघट हटा दिया और गहरी सांस ली। उसने कहा, माँ ने मना किया था हटाने से। मिलन ने उसे सोने की चैन दी और कहा, ये तुम्हारा मुँह दिखाई का तोहफा है। उसने खुद पहनाने की कोशिश नहीं की। शगुन बोली, मेरी दोस्त को तो फोन मिला था। फिर तुरंत चुप हो गई। मिलन बोला, तुम कितनी लालची हो। शगुन बोली, नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। मिलन ने कहा, उठो, कपड़े बदलो और ये पहन लो, सुबह सब पूछेंगे। शगुन उठने लगी तो उसका भारी लहंगा उलझ गया और वो मिलन पर गिर गई। वह घबरा गई और बोली, सॉरी। मिलन ने उसके बाल हटाए और माहौल ऐसा था कि वह उसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। शगुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि पहले कभी कोई पुरुष उसके इतना करीब नहीं आया था। मिलन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर संभल गया। शगुन बोली, मैं कपड़े बदलने जाऊं? मिलन ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद शगुन साफ चेहरा लेकर आई। उसने पूछा, मैं कहाँ सोऊं? मिलन बोला, यहीं मेरे पास। शगुन बोली, मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? मिलन बोला, अब तुम यहीं रहोगी, कोई नाटक नहीं होगा। शगुन मजबूरी में बिस्तर के कोने में लेट गई और बोली, लाइट बंद मत करना। मिलन ने भी सोने की कोशिश की। रात में उसने महसूस किया कि शगुन आधी उसके ऊपर आकर सो गई है। वह परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया ताकि वह चैन से सो सके। सुबह मिलन ने उसे उठाया और कहा, उठो, दरवाजा बज रहा है। शगुन बहुत थकी हुई थी, इसलिए उठ नहीं रही थी। फिर मिलन ने उसे झकझोर कर उठाया और कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें नीचे जाना है। शगुन बोली, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मिलन ने उसे वॉशरूम भेज दिया। कुछ देर के बाद वह तैयार होकर आई, लेकिन अभी भी सुस्त थी। मिलन उसे देख रहा था और उसे अपनापन महसूस हो रहा था। शगुन तैयार हो रही थी। मिलन ने देखा उसने उसकी दी हुई चैन नहीं पहनी थी। उसने खुद चैन उठाई और बोला, मैं पहनाता हूँ। शगुन चौंक गई। मिलन ने कहा, हाँ। मुड़ो। वो मुड़ी और आईने में दोनों दिख रहे थे। मिलन ने चैन पहनाई तो उसके हाथ शगुन के गर्दन से छू गए। शगुन घबरा गई और बोली, मैं खुद पहन लूंगी। मिलन मुस्कुराया और बोला, अब मैं पहनाऊंगा। उसने चैन पहनाकर उसके बाल ठीक किए। शगुन को ये सब सपना जैसा ही लग रहा था। वो बोली, क्या मैं जाऊं? मिलन बोला, घबराओ मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो हुआ वो किस्मत थी। शादी एक बार होती है और अब मैं इसे निभाऊंगा। शगुन ये सुनकर चुप हो गई। तभी दरवाजा बजा तो मिलन बोला, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम नीचे जाओ। उसने उसके माथे को हल्के से छुआ। अगले दिन शगुन कॉलेज गई। मिलन जल्दी चला गया था और उसे ड्राइवर छोड़ गया था, लेकिन छुट्टी के बाद मिलन ने उसे लेने आने को कहा था। आधा घंटा बीत गया। कॉलेज लगभग खाली हो गया। शगुन को पिछली बार की बात याद आई जब मिलन ने गाड़ी में उसे डांटा था, इसलिए वो बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी तो वह बस स्टैंड की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसे सामने कुछ कुत्ते दिखाई दिए तो वह घबरा गई। उसने रास्ता बदलकर दूसरी गली से जाने का सोचा। जैसे ही वह गली में मुड़ी तो वहां खड़े दो लड़के उसे देखकर बोले, क्या हुआ, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? उनमें से एक लड़का उसके करीब आता हुआ बोला तो शगुन घबरा गई और पीछे मुड़कर जाने लगी, लेकिन दूसरा लड़का पीछे आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। मिलन को चौकीदार ने बता दिया था कि शगुन बाहर चली गई है। उसे यकीन था कि वो बस स्टैंड ही गई होगी, लेकिन जब वह वहां नहीं मिली तो उसे चिंता होने लगी। वह एक एक गली में उसे ढूंढता हुआ आया और जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा उसके पूरे शरीर में गुस्से की आग दौड़ गई। शगुन बेबस उन दोनों लड़कों के बीच में खड़ी थी।
मिलन ने गाड़ी का दरवाजा खोला, तेजी से उतरकर पीछे वाले लड़के को जोर से धक्का दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। सगुन की चीख निकल गई, लेकिन मिलन को देखकर उसे राहत मिली। वह लड़का मिलन के सामने टिक नहीं पाया और दूसरा लड़का अपने दोस्त की हालत देखकर भाग गया। सगुन रोते हुए बोली, आप आ गए? लेकिन मिलन गुस्से में बोला, चुप रहो सगुन, आज तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी ये लापरवाही हद से ज्यादा हो गई है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया और तेजी से वहां से निकल गया। पूरे रास्ते सगुन डर के मारे चुप रही कि कहीं वो मिलन के गुस्से का शिकार न बन जाए। घर पहुंचकर मिलन ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सगुन बोली, आपने ही तो कहा था कि मना कर दूं सबको, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। पता नहीं आप आते या नहीं। मिलन बोला, तो तुम बहुत समझदार बनकर निकल पड़ी। मेरी पहली बात याद रही और दूसरी भूल गई। सगुन की आंखों में आंसू आ गए। मिलन बोला, बंद करो ये रोना, खुद को बेचारी मत दिखाओ, और गुस्से में उसने सामने रखा गिलास उठाकर दीवार पर फेंक दिया। सगुन डरकर पीछे हट गई, लेकिन मिलन का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। सगुन रोते हुए बोली, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको दिक्कत है तो आप मुझे छोड़ दीजिए। मिलन गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि सगुन ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और मुट्ठी बांध ली। तभी नानी जी वहां आ गई। क्योंकि शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था, उन्होंने ये सब देखा तो हैरान रह गई। शगुन रोते हुए उनके गले लग गई। मिलन बोला, नानी जी मेरी बात सुनिए। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, हमने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। शोर सुनकर बाकी लोग भी आ गए। लक्ष्य राज ने पूछा, क्या हुआ? तो नानी जी ने कहा, तुम्हारे बेटे ने सगुन पर हाथ उठाने की कोशिश की है। गीतांजलि ने भी गुस्से में मिलन की तरफ देखा। मिलन समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लक्ष्य राज बोले, चाहे कुछ भी हुआ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने सगुन को बेसहारा समझ लिया है? फिर नानी जी ने कहा, अब सगुन मेरे साथ रहेगी, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकती। वह सगुन को लेकर चली गई। सगुन जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी गलती उसकी भी थी, लेकिन हालात बिगड़ चुके थे। सब लोग मिलन को गुस्से से देखते हुए चले गए और वह अकेला रह गया। कुछ देर के बाद सगुन नहाकर बाहर आई तो उसने देखा मिलन उसके कमरे में बैठा है। वह घबरा गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। उसने दरवाजा चेक किया। मिलन बोला, मैं अपनी पत्नी के कमरे में कभी भी आ सकता हूँ, और आराम से लेट गया। सगुन बोली, आप चले जाइए, नानी जी ने मना किया है आपसे बात करने से। मिलन मुस्कुराया और उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी? उसने उसके गाल खींचे। सगुन बोली, वो ठीक कह रही थी, आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। उसकी मासूम बात सुनकर मिलन मुस्कुरा दिया। सगुन उठने लगी, लेकिन मिलन ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, बात तो करनी पड़ेगी, तुम्हें भी मेरे बिना नींद नहीं आती। फिर उसने कहा, जब गलती तुम्हारी थी तो कमरा क्यों बदला? सगुन बोली, मैंने गलती मान ली है, लेकिन आपने माफी नहीं मांगी। मिलन बोला, अच्छा माफ करो, और दांत पीसकर बोला, सॉरी। सगुन बोली, अब आप चले जाइए, वरना नानी जी को पता चल जाएगा। मिलन बोला, सबको पता चल जाएगा जब तुम मेरे कमरे में आओगी। इतना कहकर उसने उसे गोद में उठा लिया। शगुन डर गई और बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं गिर जाऊंगी। मिलन बोला, मुझे ठीक से पकड़ोगी तो नहीं गिरोगी। सगुन ने डर के मारे उसके गले में हाथ डाल दिए। वह उसे लेकर बाहर निकला तो सगुन डर गई और बोली, कोई देख लेगा। मिलन बोला, देख ले, तुम मेरी पत्नी हो। तभी सीढ़ियों पर मयूरी ने उन्हें देख लिया और जोर से बोली, मिलन भैया सगुन को लेकर जा रहे हैं। आवाज सुनकर नानी जी बाहर आ गई। मिलन ने तुरंत सगुन को नीचे उतार दिया। नानी जी ने पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी नातिन को? मिलन बोला, अब ये मेरी पत्नी है। नानी जी ने कहा, पत्नी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे डांटो डराओ। मिलन ने कहा, माफ कर दीजिए, इस बार मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। उसका स्वर शांत था। नानी जी ने सगुन से पूछा, तुम जाना चाहती हो? मिलन ने धीरे से कहा, तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है, अब बोलो। सगुन ने शर्माते हुए कहा, जी ठीक है। मिलन हंस पड़ा। नानी जी और मयूरी वहां से चले गए। मिलन ने कहा, देखा, अब हमारे बीच कोई नहीं है। शगुन मुस्कुराई, बोली, पहले मुझे पकड़कर दिखाइए, और भाग गई। मिलन भी उसके पीछे पीछे भागा। धीरे धीरे मिलन के दिल में सगुन के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। वह भागते भागते अब सगुन को पकड़ चुका था। सगुन की कमर उसके हाथों में आ गई थी। बहुत पतली और नाजुक थी। वो एक ही हाथ में उसकी कमर थाम चुका था। हाँ, वह लोगों को दिखाने के लिए सगुन पर हमेशा गुस्सा करता था।
उसे डांटता था, लेकिन दिल में वह शगुन से सच्चा प्यार करता था। वह खुद भी बचपन से प्यार का भूखा रहा था। एक अनाथ होने के कारण वह चाहता था उसे भी कोई अपना कहे, उसे समझे और उसे भरपूर प्यार दे। वह अपनी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था और इसी वजह से वह शगुन से शादी के लिए मना करता रहता था। लेकिन जब से शगुन बड़ी हुई थी और उसकी नज़रों के सामने हर वक्त रहती थी, उसके दिल में धीरे धीरे उसके लिए मोहब्बत गहरी होती चली गई। शगुन को भी इस बात का एहसास था, लेकिन उसके गुस्से और सख्त व्यवहार से वह डरती थी। जब उसकी कमर उसके हाथ में आई तो वह जैसे करंट खाने लगी और वहीं ठहर गई। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। मिलन ने झुककर उसकी कमर पर बने छोटे से तिल को अपने होठों से छू लिया। ये एहसास शगुन का बदन कँपा उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह घबराहट और एक अनजाने एहसास के बीच खड़ी रह गई। उनकी शादी को अब लगभग 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अब तक उनके बीच एक दूरी बनी हुई थी, एक झिझक थी, एक अनकही दीवार थी। मगर आज मिलन ने ठान लिया था, वह इन दूरियों को खत्म कर देगा। वह शगुन को अपनी बाहों में भरकर धीरे से उसे गोद में उठाता और उसके दिल की धड़कनों को अपने सीने से महसूस करता। उसके गहरे गले वाले ब्लाउज से उसकी धड़कनों की हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जो मिलन के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। वह उसे अपने कमरे में ले आया और आज उसका कमरा पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। कमरे को फूलों से सजाया गया था। हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। दियों की नरम रोशनी माहौल को और भी खास बना रही थी। ये सब देखकर शगुन हैरान रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में एक हल्की सी खुशी भी थी, क्योंकि आज मिलन सच में उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता था। वह उसके लिए एक तोहफा भी लेकर आया था। उसने शगुन को बिस्तर पर धीरे से बिठाया और उसके हाथ में एक डिब्बा दिया। शगुन ने उसे खोला तो अंदर एक नया आईफोन था। उसकी आंखें चमक उठी। मिलन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज हम दोनों साथ बैठकर एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। शगुन ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों साथ बैठे। फिल्म चलने लगी, लेकिन उनकी नज़रें स्क्रीन से ज़्यादा एक दूसरे पर टिकने लगी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म होने लगी। उनके हाथ एक दूसरे में उलझ गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। कब उन्होंने फ़ोन को एक तरफ रख दिया, वह कब एक दूसरे के और करीब आ गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कमरे में अब सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज़ें और हल्की सिसकियां गूंज रही थीं। मिलन ने शगुन को बेहद नरमी से छुआ, जैसे कोई फूल को छूता है, बिना उसके तकलीफ दिए, बिना उसे डराए। शगुन भी अब पूरी तरह उसके करीब आ चुकी थी। वह भी उसे कसकर थामे हुए थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, जैसे दो लहरें एक ही समंदर में मिल जाती हैं। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। रात कब खत्म हुई और सुबह कब हुई, ये एहसास ही नहीं हुआ। और उस सुबह शगुन सच में एक नई दुल्हन की तरह खिल उठी थी, पूरी तरह अपने रिश्ते में ढल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और चमक थी, जैसे अब उसे अपना घर, अपना हमसफर और अपना प्यार मिल चुका हो। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।